अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज सर नसीम जुल्फ़िकार और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैं यहाँ पर आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। ये तमाम स्टूडेंट्स के लिए जिनके सेकेंडरी के रिजल्ट जो सेकेंडरी में पढ़ते हैं और जिनके फर्स्ट ईयर के रिजल्ट आए हैं वो रिजल्ट्स बिलो एक्सपेक्टेड हैं और एक्सपेक्टेशन से बिलो हैं, उसमें नंबर कम है या फिर उनका कोई पेपर रुक गया है, सप्लीमेंट्री आ गई है। तो ऐसे स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, परेशान हैं कि सर क्या किया जाए इस सूरत में, और मैं कोई वीडियो बनाऊं। व्हाट्सएप पर मैसेजेस कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं यूट्यूब पर और इस बारे में डिमांड कर रहे हैं कि सर मैं कोई वीडियो बना दूं और इस चीज़ को क्लियर कर दूं। ये एक अच्छी चीज़ है कि स्टूडेंट्स जो है वो जो है मेरी बातों को समझते हैं, इस पर अमल करते हैं, ठीक है। और इसलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि डिटेल में आपको ये चीज़ें बता दूँ कि क्यों रिजल्ट्स आते हैं इंटर में, ऐसे रिजल्ट्स नॉर्मल आए हैं कि नहीं आए हैं, ठीक है, या फिर जो है वो इस किस तरह से अपना रिजल्ट आ गए तो हम किस तरह से अपने ड्रीम को अचीव करेंगे। तो इन तमाम चीज़ों पर जो है वो हम एक डिटेल में बात करने वाले हैं आज इस लेक्चर के अंदर। तो फर्स्ट चीज़ तो ये कि इंटर के इम्तहान में नंबर कम क्यों आते हैं, कि ऐसा क्या क्या वजह है कि 9-10 में नंबर अच्छे आते हैं लेकिन इंटरमीडिएट के अंदर जो है वो अच्छे नंबर नहीं आ पाते। तो देयर आर सेवरल रीजंस फॉर इट ना, जैसे काफ़ी सारे रीजंस हैं। तो वन बाय वन हम तमाम रीजंस को इसको हम समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला रीज़न तो हमारे पास ये है कि इम्तहान के दौरान आपकी तबीयत ख़राब हो जाए, ठीक है। अब सिंपल सी बात है कि अगर आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी तो फिर आप अच्छी तरह से नंबर नहीं ला पाएंगे। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आप रिजेक्ट नहीं कर सकते, मीन्स ये नेचुरल है। तबीयत ख़राब हो जाती है तो फिर आप जो है वो नहीं नंबर ला पाते। अ हेल्दी माइंड नीड्स अ हेल्दी बॉडी। लेकिन ये ऐसा बहुत कम होता है, शाज़ो नादिर होता है, लेकिन अगर है तो फिर एक ये वजह हो सकती है। दूसरी वजह कि मैट्रिक में आपने जितनी मेहनत की उतनी ही मेहनत जो है वो आप इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशंस में करें, ठीक है। जो स्टूडेंट्स को लगता है कि 1 घंटे 2 घंटे मैट्रिक में पढ़ते थे तो 90s में परसेंटेज आ गई है, आप इंटर में भी 1 से 2 घंटे पढ़ने से आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। क्योंकि मैट्रिक के मुकाबले में इंटर काफ़ी टफ है। मैट्रिक में जितनी मेहनत आपने 90 परसेंटेज बनाने में की होती है, इंटर में उस पर 70 या 60 भी आते हैं, इस तरह से होता है। तो एक ये वजह है कि बच्चों स्टूडेंट्स को अंदाज़ा नहीं होता और वो कम मेहनत करते हैं। एक और थर्ड रीज़न ये होता है कि वो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कोचिंग सेंटर नहीं जाते हैं और यूट्यूब के थ्रू तैयारी करते हैं, लेक्चर्स देखते हैं। लेकिन वो लेक्चर्स तो देख लेते हैं, चीज़ों को समझ भी लेते हैं, लेकिन वो अपने आप को असेस नहीं करते हैं, टेस्ट नहीं देते, अपने आप को जांचते नहीं, परखते नहीं कि मेरी तैयारी कितनी हुई हुई है, जो कि कोचिंग सेंटर में जाने वाला स्टूडेंट कर सकता है। इस वजह से घर बैठे स्टूडेंट्स भी कुछ नंबर नहीं ला पाते, चूँकि वो खुद को असेस नहीं कर पाते, खुद का टेस्ट नहीं कर पाते, जो कोचिंग सेंटर में मल्टीपल टेस्ट देकर वो अपने आप को असेस कर लेते हैं। फोर्थ एक और होता है, और कराची के अंदर डिफरेंट टाउन्स हैं, जिनमें से कुछ टाउन्स में ऐसा होता है कि चीटिंग होती है 9th और 10th के एग्जामिनेशंस के अंदर, ठीक है। जबकि इंटरमीडिएट में हम देखते हैं कि बहुत ही कम या ना होने के बराबर ऐसे सेंटर हैं जहाँ पर चीटिंग होती हो। तो स्टूडेंट्स कुछ ऐसा सोचते हैं कि 9-10 में अगर हमने चीटिंग की और चीटिंग करके नकल करके हमने नंबर उठा लिए, A ग्रेड A1 ग्रेड बना ली, लेकिन जब वो इंटरमीडिएट की तरफ जाते हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंडरी की तरफ जाते हैं, तो फिर वहाँ पर चीटिंग नहीं होती, तो स्ट्रिक्टनेस होती है ज़्यादा, तो वो फिर अपने पेपर को उस तरह वो नहीं कर पाते जिस तरह उन्होंने 9th और 10th में किया होता है, जिसकी वजह से भी इंटर में नंबर हमारे पास कम होते हैं। एक चीज़ ये होती है कि भाई कुछ नॉन सीरियस स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ाई को सीरियस ही नहीं लेते हैं। वो अपना पूरा वक्त, पूरा साल जो तैयारी का टाइम होता है उसको खेल कूद में, घूमने फिरने में, क्रिकेट खेलने में, ठीक है, और उसके अलावा मूवीज़ वेब सीरीज़ वॉच करने में या गेम्स खेलने में, सोशल मीडिया के अंदर दोस्तों यारों में उसको निकाल देते हैं, ठीक है। और फिर जब पेपर करीब आते हैं तो पता लगता है तैयारी तो हो ही नहीं है, तो थोड़ी बहुत जो भी तैयारी होती है उसको करके वो पेपर देते हैं, तो मुश्किल वो पास हो पाते हैं, पास हो भी जाते हैं तो अच्छे नंबर नहीं आते। एक ये भी वजह है इंटरमीडिएट के अंदर। और कुछ स्टूडेंट्स .6 क्या है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ गेस्ट पेपर से तैयारी करते हैं, सिर्फ गेस्ट पेपर में जो कुछ होता है उसी से तैयारी करते हैं। और समटाइम्स ऐसा होता है गेस्ट पेपर आ जाता है, लेकिन मैं गेस्ट पेपर खुद भी बनाता हूँ, टारगेट पेपर्स आपको पता है मैं देता हूँ, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि गेस्ट पेपर से हमेशा है, क्या पता पेपर आउटसाइड द गेस्ट पेपर आ जाए। अब ऐसा होता है तो स्टूडेंट्स जाहिर सी बात है वो आउट सवालात होते हैं और उसको वो आंसर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनके नंबर नहीं आ पाते। तो ये वो 6 रीज़न है। इसके अलावा 7th एक रीज़न है कि इस बार जो MCQs का पोर्शन हुआ था, तो वो एक तो पहली बात है वो 20% था, कि 50% नहीं था, जैसे पहले 40% 50% हुआ करते थे। 20% MCQs थे और वो भी आखिर के वक्तों में बबल शीट पर लिए गए थे। शुरू में क्या होता था कि स्टार्टिंग में MCQs जब आते थे ना, तो पेपर थोड़े पहले कराची बोर्ड में आप जानते हैं लीक हो जाता था 15 मिनट पहले, 10 मिनट पहले, और बच्चे बाहर सेंटर में MCQs देकर चले जाते थे, तो अच्छा खासा पेपर उनके MCQ से हो जाता था। इस बार इंटर बोर्ड ने क्या किया कि आपके MCQs का पेपर ही एंड में दिया, तो MCQs का पेपर लीक नहीं हुआ, जिसकी वजह से
एमसीक्यूज़ के अंदर नंबर नहीं आने की वजह से बच्चों के अच्छे नंबर नहीं आ सके, जो पहले आराम से जो है वो 40% या 50% नंबर एमसीक्यूज़ के थ्रू आ जाते थे। तो मेरे लिहाज से जो समझता हूँ 15 ईयर्स के मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस है उसके लिहाज से इंटर में जो इम्तहानात में नंबर हैं वो इस वजह से जो है वो कम आते हैं, या इस बार इस वजह से कम आए हैं। ठीक है, तो और क्या पहली बार इंटर का रिजल्ट इतना ख़राब आया ऐसा लिखने में आ रहा है कि यार 36% या इंटरमीडिएट प्री इंजीनियरिंग का 34% रेशू है या प्री मेडिकल का 36% रेशू है, तो क्या इंटर का रिजल्ट पहली बार इतना ख़राब आया है? ऐसे पहले कभी इतना ख़राब नहीं आया। तो जहाँ तक मेरी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू है तो एक पूरी तरह से नॉर्मल रिजल्ट है, इसके अंदर कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है। इंटर के रिजल्ट इसी तरह से आते हैं। तो और जो कोरोना है, कोविड-19 है, इससे पहले अगर हम जाए 2019, 2018, 2017 तो उसमें इसी तरह के लगभग रिजल्ट आया करते हैं इंटरमीडिएट के। अगर आप अपने बड़े भाई बहन या रिश्तेदार कजन्स वगैरह किसी ने पेपर दिया है तो आप उनसे पूछ सकते हैं, वो आपसे यही बात करेंगे। लेकिन 2020, 21, 22 में कुछ ऐसा हुआ इन 3 सालों में जिसकी वजह से इंटेक रिजल्ट बहुत ज़्यादा शूट आउट हुए, बहुत ज़्यादा वो हाई रिजल्ट्स आए। तो स्टूडेंट्स को ऐसा लगा कि इंटर में रिजल्ट यही आता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो आपको फील हो रहा है जस्ट ऐसा। और एक ये भी वजह है कि कोरोना से पहले अपना ज़्यादातर वक्त जो है ना तालिब इल्म पढ़ाई में गुजारते थे और टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का उनको पता नहीं था इसके बारे में इतना ज़्यादा, और सोशल मीडिया से बहुत कटे हुए थे। लेकिन जब कोविड का 3 साल आया ना 2020, 21, 22, तो बच्चे अक्सर घर पर रहे तो उनको टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के बारे में पता लग पाया कि हम ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, इसमें भी टाइम ज़ाया कर सकते हैं। जिसकी वजह से कोविड के बाद जो एग्ज़ाम्स हुए तो बच्चों के अंदर वो जो आदत डेवलप हुई भी थी कोविड के अंदर, वो आदत जारी रही आगे, जिसकी वजह से भी क्या हुआ, रिजल्ट जो है वो हमारा ख़राब हुआ और अच्छा रिजल्ट नहीं आ सका। एक रीज़न एक मेंटालिटी है, सेट मेंटालिटी है कि स्टूडेंट जो है वो हमारे कराची के या पाकिस्तान के, उनको लगता है, वो अक्सर यूट्यूब पे और फेसबुक पे देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर तालीम का या एजुकेशन का कोई इतना ख़ास फ़ायदा नहीं है, और स्किल्स का फ़ायदा है और डिग्रीज बेकार हैं। और जब ये माइंड में एक चीज़ डेवलप हो जाती है ना इंसान के कि लाइक डिग्रीज का कोई बेनिफिट ही नहीं है, कोई फ़ायदा ही नहीं है, पढ़ लिख कर आप क्या करेंगे, इससे कुछ भी नहीं होने वाला, और ये चीज़ें, और आप कारोबार कर लें, आप दुकान खोल लें, आप स्किल्स डेवलप कर लें, आप फलाना कर लें, तो आप लाखों रुपए घर बैठ के कमा सकते हैं। क्योंकि वो चीज़, ये एक ऐसी मेंटालिटी है, एक नेगेटिव थिंकिंग है, थॉट्स हैं जो बच्चों के अंदर डेवलप होते हैं, जो आजकल ज़्यादा बच्चों के अंदर डेवलप है, जिसकी वजह से वो पढ़ाई की तरफ इतना जा ही नहीं पाते। तो जाहिर सी बात है, और इंटरमीडिएट तो टोटल एकेडमिक है, उसमें तो आपकी स्किल्स काम नहीं आती, तो जिसकी वजह से क्या होता है, उनके नंबर नहीं आते। इसके अलावा आजकल तालिब इल्म जो है वो बाकायदा पढ़ाई के बजाय शॉर्टकट की तलाश में होते हैं कि गेस्ट पेपर मिल जाए, टारगेट पेपर मिल जाए, शॉर्टकट कहीं से पता लग जाए कि जिसकी वजह से हमारे नंबर आ जाए। और वो शॉर्टकट जब अप्लाई नहीं हो रहा होता, जब वो काम नहीं करता ठीक तरह से, तो उनके नंबर नहीं आते। और चूंकि अब ज़्यादातर बच्चे, अब आप जानते हैं, जाहिर सी बात है, 1/3 बच्चों का रिजल्ट, जाहिर सी बात है कि वो 1/3 स्टूडेंट्स, वो सॉरी 2/3 स्टूडेंट जो है उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आया। और सोशल मीडिया इसलिए इन बातों से भरा हुआ है कि रिजल्ट बहुत ख़राब है और सिस्टम बड़ा ख़राब हो गया है। चूँकि रिजल्ट पहले भी ख़राब आते थे, लेकिन लोगों के पास सोशल मीडिया नहीं था, बच्चों के पास, तो वो बता नहीं पाते थे अपने ओपिनियंस को। आज सोशल मीडिया है तो वो उसको ईजिली बता पा रहे हैं, ओके देखो रिजल्ट ख़राब आया और इसमें मेरी गलती नहीं थी और उनकी गलती है, और ये ऐसा हो गया, नाइंसाफ़ी हो गई। तो ये नाउमीदी की बातों से सोशल मीडिया हमारे पास भरा पड़ा है, और वहाँ जब आप जाएंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि यार ये इंटर बोर्ड ने नाइंसाफ़ी की और बच्चे जो है वो ऐसे नहीं थे। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिसमें हमने क्या डिस्कस किया बेटा, कि इंटर का रिजल्ट पहली बार इतना ख़राब नहीं आया, कोविड से पहले रिजल्ट इसी तरह के आते थे, और अभी जो ख़राब आया उसके पीछे क्या रीज़न्स हैं। एक ये भी सवाल होता है, क्या तमाम बच्चों का रिजल्ट ख़राब आया है या बुरा रिजल्ट आया है? ठीक है, क्या 100% स्टूडेंट्स कराची के ऐसे हैं, क्या किसी का A+ नहीं आया, क्या किसी की 90 में नहीं बनी, क्या किसी की 70s में नहीं बनी? तो यकीनन ऐसा नहीं है। अगर 2/3 स्टूडेंट्स फेल हैं तो 1/3 आप जानते हैं स्टूडेंट्स जो हैं वो पास भी हैं। अगर 34% बच्चे, 33% बच्चे अगर 66% बच्चे अगर फेल हैं तो 33%, 34% पास भी हैं, तो 1/3 की आबादी जो है वो पास भी है। और जिन बच्चों ने इम्तहानात को अच्छे ग्रेड से A+ और A ग्रेड से पास किया, तो आप उनसे जाकर देखें ना उनके पढ़ने का तरीका क्या था, वो किस तरह से पढ़ते थे, वो कितना टाइम पढ़ाई को देते थे। क्या आप उतनी टाइम पढ़ाई को देते हैं? क्या आप उतने सीरियस हैं पढ़ाई के साथ? क्या जितना वो पढ़ते हैं क्या आप उतना पढ़ते हैं? क्या उस अंदाज से पढ़ते हैं? क्या उस तरीके से पढ़ते हैं? लेकिन आप देखेंगे, अगर आप अपने आप को उनसे मवाजना करेंगे उनके साथ अपना, तो आपको लगेगा कि नहीं यार, मेरे अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है, और मैं थोड़ी कोताही मैंने दिखाई है पढ़ाई के अंदर जो A+ वालों ने नहीं दिखाई थी। यकीनन ये आपको मिलेगा। तो जिनके अच्छे नंबर आए हैं तो उनके पास कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ होंगी अलग से डिफरेंट। और ये मैं इसलिए जस्ट मैं हाइपोथेसिस की बुनियाद पे बात नहीं कर रहा, मेरा अपना इदारा है दुआई इल्म कोचिंग सेंटर के नाम से, जैसे आप जानते हैं डिफरेंट कैंपसेस हैं उसके,
और हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स को इस साल भी मैंने पढ़ाया, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में। तो मैं तो क्लासरूम में देखता हूँ कि जो बच्चे अच्छे पढ़ने वाले होते हैं, जो अच्छे मेहनत करने वाले होते हैं, उनके अच्छे रिजल्ट मैं देखता हूँ। जिनके एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, लर्निंग एटीट्यूड होता है, उनको तो अच्छे आए भाई। तो मैं, आप जो यूट्यूब पे मुझे सुनते हैं, मैं उनके बारे में नहीं जानता कि आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, क्या क्या, आई डोंट नो अबाउट यू, तो मैं आपको जज नहीं कर सकता। लेकिन जो मेरे अपने इदारे में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, जो मेरे साथ हर वक्त होते हैं, तो उनको तो मैं जानता हूँ। तो उनमें से जो अच्छे रिजल्ट हैं वो मौजूद हैं, उन बच्चों के जो अच्छी पढ़ाई जिन्होंने की, और जो अच्छा नहीं पढ़ते तो उनके अच्छे नंबर नहीं आए, दैट्स इट। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चों को रिजल्ट ख़राब आया, मैं ऐसा नहीं कह सकते कि ओवरऑल इंटर बोर्ड ने जो है ऐसा किया हर किसी के साथ। और हर स्टूडेंट को ऐसा, अगर हम स्टूडेंट के तौर पे देखें, स्टूडेंट के तौर पे अगर मैं समझूँ, तो हर स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि उसने बहुत अच्छी पढ़ाई की है, उसने बहुत अच्छा पढ़ा है, उसने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की, उसने बहुत अच्छा पेपर दिया और उसका A+ में आएगा ही आएगा। लेकिन एक स्टूडेंट इस चीज़ का फैसला नहीं कर सकता कि उसने पढ़ाई कैसे की है। ये एक टीचर और एक उस्ताद जो है ना, वही इसका फैसला कर सकते हैं कि आप अच्छा पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। दैट्स वाई क्या होना चाहिए कि हर स्टूडेंट को जो है वो टीचर से पूछना चाहिए कि भाई बताएं मेरी तैयारी कैसी है, और मैं A+ में ग्रेड बना पाऊंगी या नहीं बना पाऊंगी। और टीचर उसको असेस करें, उसका टेस्ट लें, उसके एग्जाम्स लें, फिर उसको उस अंदाज में बताएं कि बेटा आपकी ये तैयारी ठीक है या नहीं है। इसको जस्ट हमें गैस के बेसिस पर, ओपिनियन के बेसिस पर हम इसका फैसला नहीं कर सकते कि एक स्टूडेंट जो है वो अच्छे नंबर लाएगा कि नहीं लाएगा इंटरमीडिएट के अंदर। तो ठीक है, तो अब ये देखिए नतीजे तो ख़राब आ गया ना भाई, बच्चे स्टूडेंट्स के भी ग्रेड्स कम भी आ गए और फेल भी हो गए, तो नतीजे तो ख़राब आ गए, रिजल्ट्स तो बैड हो गए। लेकिन रिजल्ट के बैड होने पर आप ये सब ना करें, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ पॉइंट्स, आप ये सब ना करें। ये पॉइंट वाइज मैं बता रहा हूँ अपने अंदाज में, ताकि आप इन चीज़ों को याद रखें। ये सब ना करें, रिजल्ट आने पर क्या ना करें, पढ़ाई से दिल उचाट ना कर लें कि रिजल्ट ख़राब हो गया, अब क्या फ़ायदा पढ़ के, अब सेकेंड ईयर में भी नहीं पढ़ते, छोड़ो पढ़ाई को। तो पढ़ाई से दिल उचाट ना करें, पढ़ाई से दिल खट्टा ना करें, अपना पढ़ाई की तरफ जारी रहें, अपनी पढ़ाई को कायम रखें। जब इंटर बोर्ड को कुछ बच्चे कोस रहे हैं, इंटर बोर्ड को कोस रहे हैं और उसको बददुआई दे रहे हैं और कह रहे कि भी उसने रिजल्ट बनाने में गलत किया है, हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर दी, हमारा फ्यूचर बर्बाद कर दिया और हमें कहीं का नहीं छोड़ा और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इंटर बोर्ड के खिलाफ पिटीशन दायर कर रहे हैं, उसके खिलाफ पोस्ट कर रहे हैं, उसके खिलाफ टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उसी के बारे में सोच रहे हैं, उसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो उससे कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, सिंपल सी बात है ना कि इंटर बोर्ड को इस बात पे कोसना, भले उसमें करप्शन हुई होगी, वॉट एवर, ठीक है, आइदर यू एंड मी बोथ डोंट हैव प्रूफ, हमारे पास असम्पशंस हैं जो हम कह सकते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, अच्छे रिजल्ट तो आए हैं बच्चों के, देखने में आ रहे, अगर सबके खराब हो जाते तो मैं भी स्टैंड लेता इस चीज़ के लिए, लेकिन ऐसा तो नहीं है। तो सबसे पहले आप खुद से सवाल करें कि आपने ऐसी क्या लैकनेस दिखाई जिसकी वजह से आपके रिजल्ट बनाए, है ना भाई। अपने आप को सबसे पहले ब्लेम करें, ना कि किसी इदारे को ब्लेम करें, अपने आप को पहले ब्लेम करें कि आपने में ऐसी क्या कमजोरी थी, आपने क्या ऐसी कोताही दिखाई जिसकी वजह से रिजल्ट बना। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अच्छे उनके नंबर तो आए, तो कहना कोई ना कहीं लैकनेस आपकी है जिसकी वजह से रिजल्ट आपके ये बना है। उसको लुक बैक करें, उसको देखें, उसको सोचें, उसको ऑब्जर्व करें और अगली बार वो गलती, वो लैकनेस ना करें, दैट्स इट। कुछ स्टूडेंट्स के भी सोचते हैं, आजकल जो बड़ा ट्रेंड आ रहा है, अक्सर मैसेजेस के बारे में भी आए, तो मैंने बच्चों को रिप्लाई नहीं किया, मैंने कहा मैं वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर कि कराची बोर्ड को छोड़कर स्टूडेंट्स क्या करें, ज़ियाउद्दीन बोर्ड की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ज़ियाउद्दीन बोर्ड की तरफ जा रहे, चूँकि आप सब जानते हैं कि ज़ियाउद्दीन बोर्ड में जो स्ट्रिक्टनेस इतनी ज़्यादा नहीं होती है, चीटिंग होती है, जिसकी वजह से बच्चे नंबर वहाँ A ग्रेड में बना लेते हैं, ठीक है, 70+ में बना लेते हैं, पास तो एटलीस्ट कर ही लेते हैं। तो कराची बोर्ड को छोड़कर बहुत बच्चे, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स क्या होते हैं, ज़ियाउद्दीन बोर्ड की तरफ जा रहे हैं और उनको मिसगाइड किया जा रहा है, मिसलीड किया जा रहा है कि अगर आप इस बोर्ड से कर लेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा है, कराची बोर्ड आपको पास नहीं करता। जबकि एक जेन्युइन फैक्ट है जो आप सब जानते हैं, आप नेट पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा कि ज़ियाउद्दीन बोर्ड से अगर आप इंटरमीडिएट कर लेंगे ना, तो आप प्राइवेट की तरफ तो कहीं पे भी जा सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की तरफ क्या है कि आपकी सीटें जो है वो लिमिटेड है। मीन्स ये कि जैसे अगर आप NAD की बात कर लेते हैं, NAD यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं, तो गिनती की उसकी आई थिंक 14-16 सीटें होंगी जो ओवरऑल NAD के अंदर मौजूद है, ज़ियाउद्दीन बोर्ड से बरात जो बच्चे इंटर कर रहे हैं उनके लिए। और उनमें भी जो अच्छी फील्ड्स है, कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड्स, उसके अंदर आपको फील्ड नहीं मिलेंगी, और बाकी जो डाउन की फील्ड्स हैं, लो फील्ड्स होती हैं NAD की, उनके अंदर आपको सीटें मिलेंगी ज़ियाउद्दीन बोर्ड के, वो भी सिलेक्टेड है, गिनती की है। इसी तरह से बात करते हैं MBBS BDS की, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं, तो ये बात, सिंपल सी बात याद रखें कि ज़ियाउद्दीन बोर्ड के बच्चों को MBBS या BDS में ओपन मेरिट पर एडमिशन नहीं मिलता कराची बोर्ड के स्टूडेंट्स की तरह। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स की इस पे कहते हैं कि नहीं सर मिलता है, कुछ कहते हैं नहीं मिलता है। तो देखिए, अब तक तो मैंने कोई ऐसा स्टूडेंट, ऐसे बात है, ज़ियाउद्दीन बोर्ड में जो स्टूडेंट्स जाते हैं वो इतने ज़्यादा मेहनती होते ही नहीं है, तो वो उनके लिए MD कैट का क्रैक करना लगभग नामुमकिन होता है।
तो वो तो वैसे ही मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाते, उनका एमडी कैट क्लियर नहीं हो पाता। बिल फर्स्ट अगर कोई स्टूडेंट ज़ियाउद्दीन बोर्ड से इंटर करने के बाद अपने एमडी कैट को क्लियर कर लेता है, अच्छे नंबर बना भी लेता है, और जब वो इंटरव्यू में जाएगा तो उसके डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो जाएंगे। रीज़न यही है कि ज़ियाउद्दीन बोर्ड की मदद से आप एमबीबीएस या बीडीएस नहीं कर सकते। हाँ, आप ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी या फिर डिफरेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरफ जा सकते हैं एमबीबीएस बीडीएस करने के लिए, लेकिन गवर्नमेंट ओपन मेरिट प्रोग्राम्स पर आप नहीं जा सकते एमबीबीएस बीडीएस के लिए। तो याद रखिएगा कि ज़ियाउद्दीन बोर्ड की तरफ मूव कर जाना दैट्स नॉट अ सॉल्यूशन, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, जैसे आपको पास करना है तो दैट्स ओके, लेकिन अगर आपको एनईडी या डाउ में सीट्स लेती हैं नहीं है एमबीबीएस की बीडीएस की, तो आप ये नहीं कर सकते। तो ये क्लियर कट मैं आपको बता देता हूँ। और क्या नहीं करें, आप खुद को हारा हुआ ना समझें, ये ना समझे कि आप हार गए और आप डिफीटेड हैं, आप लूजर हैं। कभी भी ये ना समझे कि आप लूजर हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है सक्सेस एंड फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो इम्तहान में कामयाबी या नाकामी ये आपकी खुशहाल ज़िंदगी की ज़मानत नहीं है। अगर इम्तहान में आज आप फेल हो गए तो उसका कतई ये मतलब नहीं कि ज़िंदगी में आप नाकाम हो गए और आप कमा नहीं सकते, आप अर्न नहीं कर सकते, आपका रिस्क आपसे छीन गया। तो ऐसा नहीं है। जो रिस्क अल्लाह ताला ने जिस रिस्क का आपसे वादा किया है, तो वो आपके जो नसीब में लिख दिया गया है, जो आपकी तकदीर में लिख दिया गया है, वो आपको मिलकर रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है। तो इम्तहान में कामयाबी या नाकामी आपकी खुशहाल ज़िंदगी की ज़मानत नहीं है। अपने आप को लूज़र कंसीडर ना करें, डिप्रेशन में ना जाएं। अगरचे लोग आपको कह रहे होंगे कि भाई आप लूज़र हो और आप फेलियर हो और आप अब आपकी लाइफ तबाह हो गई है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ज़िंदगी में इंसान हार मतलब जीत और हार आपको पता है, दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, और इम्तहान में जाहिर सी बात है कि एकेडमिक सक्सेस इज़ नॉट द ओनली सक्सेस इन लाइफ। तो आप बहुत तरह से कामयाब हो सकते हैं और इस बारे में आप जानते हैं। ठीक है, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम दोबारा से मेहनत करेंगे। और मेहनत अगर आपने की थी और मेहनत करने पर भी आपका रिजल्ट बहुत नहीं आया, तो जाहिर सी बात है मेहनत का है ना, कहते हैं कि मेहनत का फल लाजमी मिलता है, देर सवेर ज़रूर मिलता है। खुदा के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है, तो उसका फल ज़रूर मिलेगा। मायूसी कुफ्र है, मायूस मत हो। ठीक है, और अपनी मेहनत को जारी रखें, वो मेहनत का फल कहीं ना कहीं से मिलता है। अल्लाह एक दरवाज़ा बंद करता है, दूसरा दरवाज़ा खोलता है आपके लिए। तो ये वो 6 बातें हैं जो मैं आपसे कहता हूँ कि आप ना करें। ठीक है, अगर आपके रिजल्ट बुरे आ गए तो। और अल्लाह ताला कुरान पाक में कहता है कि ये आपने आयत पढ़ी होगी, सामने आपको स्क्रीन पे दिख रही है कि तुम सुस्ती ना करो और गमगीन ना हो, तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम ईमानदार हो। तो गम ना करें, दुख ना करें, रंजिश में ना आए, उदास ना हो। अगर आप ईमानदार हैं तो आज नहीं तो कल आपको इसका सिला ज़रूर मिलेगा। ये कुरान पाक कहता है, अल्लाह ताला आपसे कहता है। तो जाहिर सी बात है इसमें क्या नाउमीदी होना, क्या मायूस होना इस चीज़ पर। अच्छा, स्टूडेंट्स ये भी कहेंगे सर अब क्या करें, ये तो ठीक है हम ये सब नहीं करें, तो अब करें क्या, नतीजे ख़राब आ गए, व्हाट वी विल डू नाउ। ठीक है, तो इसके भी पॉइंट्स हैं कुछ, वो देख लें। एक चीज़, फर्स्ट चीज़ ये कि अगर आपको खुद पर यकीन है कि आपके रिजल्ट यकीनन इससे बेहतर आना चाहिए था, चेकिंग के अंदर कोई ना कोई मसला आया है, और मुझे 100% श्योर है, तो बेटा मार्कशीट आ जाएगी 10 to 15 डेज़ में। जैसे मार्कशीट आ जाए तो आपको पता लग जाएगा कि सब्जेक्ट में आपके नंबर कम है, आप उसको स्क्रूटनी करवा लें। स्क्रूटनी रीचेकिंग को कहते हैं। इसमें आपके नंबर दोबारा टोटल हो जाते हैं कि अगर खुदा न खास्ता टोटल करने से कुछ नंबर रह गए आपके पेपर के अंदर, तो वो आपके जो है नंबर आपको मिल जाएंगे स्क्रूटनी में। 14 डेज़ बाद उसके रिजल्ट आते हैं, 40 दिनों में पता लग जाता है। तो आप स्क्रूटनी में ये नहीं है कि स्क्रूटनी नंबर बढ़ाने के लिए नहीं करते, मतलब ये नहीं कि आपने स्क्रूटनी के लिए पैसे दे दिए तो आपके नंबर बढ़ जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको बस गुमान हो कि आपके नंबर बढ़ने वाले लेकिन नहीं बढ़े, तो नो चेंज आ जाए। कभी कभार बढ़ने वाले बच्चों के 5% भी बढ़ते हैं, 10 नंबर भी बढ़ते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये स्क्रूटनी करवा लें, अपने दिल की तसल्ली कर लें, तो ये ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत अक्सर तो ऐसा होता है नो चेंज होता है, चूँकि अक्सर चेकिंग ठीक तरह से होती है। अगर स्क्रूटनी के बाद भी नंबर ना बढ़े, स्क्रूटनी करा लिया, 40 डेज वेट कर लिया, इंटर बोर्ड में रिजल्ट आ गया तो पता लगा नो चेंज, कोई चेंज नहीं हो रहा मार्कशीट आपका, तो फिर अपनी पूरी तवज्जो 12वीं जमात की तैयारी पर लगा दें। सेकेंड ईयर जो आप पढ़ रहे हैं ना, जो अभी देख सकते हैं जनवरी का मंथ चल रहा है, तो आपके अब आप मई जून में आपके एग्जाम्स हैं, जो भी आपके पास 4 to 5 मंथ्स हैं, इसमें आप तैयारी में लगा दें अपना पूरा वक्त। अगर सेकेंडरी में नंबर अच्छे आ गए तो अच्छा एग्रीगेट बन सकता है। मीन्स ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट टाइम आपकी 70s में 60s में और सेकेंड ईयर में आपने A+85 86 सिक्योर कर लिया, और हो सकता है इसमें कोई मसला नहीं है, अगर आप मेहनत करें तो ये भी मुमकिन है। तो अच्छा एग्रीगेट बन जाएगा, मिला जुला कर एवरेज एक अच्छा आपका बन जाएगा, जिससे यूनिवर्सिटी में एडमिशन आपका हो जाएगा। और अगर नहीं भी आते, अगर मान लें कि अच्छा एग्रीगेट नहीं भी बनता है, मान लेते हैं कि आपकी फर्स्ट टाइम में सप्ली आई हुई है, फर्स्ट टाइम में C D ग्रेड है और सेकेंड टाइम आप A1 भी बना ले, तो जाहिर सी बात है कि एवरेज होकर इतना अच्छा नहीं बन पाएगा, तो कोई बात नहीं, आप फर्स्ट ईयर को इम्प्रूव कर सकते हैं, थर्ड ईयर लगाकर इम्प्रूव कर लेंगे, पर फर्स्ट टाइम में भी A+ ले आइएगा। लेकिन सेकेंड ईयर तो अच्छे से देना ही है,
इसमें तो कोई शक नहीं है। अगर अगर आपके स्क्रूटनी से नंबर नहीं बढ़ते हैं तो आप सेकेंड ईयर में अच्छे नंबर्स हासिल करें, ठीक है। फिर उसके बाद आप या तो अच्छा आपका एक एग्रीगेट या एक एवरेज बन जाएगा, या फिर फर्स्ट ईयर में जो है वो टेस्ट मतलब फर्स्ट ईयर को इम्प्रूव भी कर सकते हैं सेकेंड ईयर के बाद। और कुछ ऐसा सम टाइम होता है कि जिस सब्जेक्ट जो कुछ कोचिंग सेंटर में आप पढ़ रहे होते हैं और कुछ सब्जेक्ट आपको उसमें समझ में नहीं आते, तो ऐसे सब्जेक्ट्स की तैयारी आप क्या करें बेटा, उनकी तैयारी आप यूट्यूब से कर लें। यूट्यूब में लेक्चर्स हैं, उससे कर लें, बट अब आपने अपने असेसमेंट भी करें, ठीक है। मिसाल के तौर पे किसी भी कोचिंग में पढ़ते हैं, ऐसा बहुत कम होता है कि कोचिंग सेंटर में सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं तो सारे टीचर आपको अच्छे मिल जाए। समटाइम ऐसा होता है कोई एक सब्जेक्ट फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, इंग्लिश का या मैथमेटिक्स का वो समझ में नहीं आ रहा होता है, तो उसके लिए यूट्यूब चैनल्स हैं, तो आप उसके थ्रू तैयारी कर सकते हैं। बस अपने आप को सेल्फ असेस करते रहें। और सेकेंड ईयर में एंट्री टेस्ट की तैयारी भी साथ साथ करें, जो कि आपको पता है अगर इंटर में नंबर आपके कम हैं तो टेस्ट में नंबर अगर आप ज़्यादा ले आए तो एग्रीगेट एक आपका अच्छा बन सकता है, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल सकता है। तो अक्सर कराची में जितने भी इदारे एप्टीट्यूड टेस्ट के प्रिपरेशन कराते हैं उन सब में क्या है बेटा कि जो है वो तैयारी शुरू हो चुकी है, आप उसकी तैयारी भी साथ साथ करें, ताकि आप जो है ना टेस्ट में अच्छे नंबर लाकर कम से कम ये हो कि एग्रीगेट आपका अच्छा बन सके यूनिवर्सिटी के अंदर जाने के लिए। तो और हर यूनिवर्सिटी आप जानते हैं, इंजीनियरिंग की हो, मेडिकल की हो, हर यूनिवर्सिटी टेस्ट लेती है और टेस्ट की बुनियाद पर एडमिशन होता है और टेस्ट के नंबर इंक्लूड होते हैं आपके मेरिट में। तो टेस्ट में अच्छे नंबर लाएंगे तो भी आप एडमिशन गेट कर सकते हैं। एक और बात, छठी बात मैं आपसे करना चाहता हूँ कि अपने ख्यालात को मस्बत चीज़ों की तरफ गामजन करें, मतलब पॉजिटिव चीज़ों की तरफ ओरिएंट करें और डिस्ट्रैक्ट करने वाले चीज़ों से दूर रहें, डिस्ट्रैक्शंस की तरफ ना चलें। पॉजिटिव अप्रोच रखें, पॉजिटिव सोचें कि आप पढ़ेंगे आपको उससे फ़ायदा मिलेगा और आपके फ्यूचर एक बनेगा। और ध्यान भटकाने वाली चीज़ों, मूवीज़ हैं, वेब सीरीज़ हैं, फेसबुक है, सोशल मीडिया, ये वो चीज़ें जो डिस्ट्रैक्ट करती हैं, फोकस हटाती हैं आपका, उन सब से आप दूर रहें। जितना दूर हो सके उतना रहें, तो क्या होगा कि आप अच्छे रिजल्ट्स दे पाएंगे सेकेंड ईयर के अंदर। अपनी पढ़ाई का एक टाइम टेबल बना लें, एक टाइम टेबल बना लें, सुबह से रात तक आपको कितना पढ़ना है। कॉलेज और कोचिंग अगर आप जाते हैं तो उसके टाइम को हटाकर कम से कम 4 घंटे आप पढ़ें डेली बेसिस पर। सेकेंड ईयर के एग्जाम्स तक लगभग 4 घंटे आप कम से कम ध्यान लगाकर पढ़ें, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ें। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। अगर आप किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं तो कोचिंग सेंटर में आप मिड टर्म होते हैं, फाइनल टर्म होते हैं, रेगुलर टेस्ट होते हैं, वीकली टेस्ट होते हैं, डेली टेस्ट होते हैं, उनकी अच्छी तरह तैयारी करें। अगर आप कोचिंग सेंटर के टेस्ट में कामयाब होते हैं तो इंटर में भी आप कामयाब होंगे। मेरा अपना कोचिंग सेंटर है और इसमें जो स्टूडेंट्स मिड और फाइनल में अच्छा परफॉर्म करते हैं, रेगुलर टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करते हैं, वही क्या होता है बेटा अच्छे नंबर लेकर आते हैं किसके अंदर, सेकेंड ईयर के अंदर या फर्स्ट ईयर के अंदर। तो ये वो चीज़ें जो आपको करनी है अगर आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, परसेंटेज डाउन आई या पेपर आपका रुका है तो, ठीक है। फाइनली क्या कि बेटा कि मैं आपको एक चार्ट की सूरत में समझा देता हूँ कि अगर आपके ग्रेड्स अगर आपके कम आए हैं तो या ज़्यादा आए हैं तो आप किस तरह से आपको स्ट्रेटेजी अपनी बनानी है। ग्रेड वाइज मैंने यहाँ पर शो कर दिया, सारी चीज़ें आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी अपने मोबाइल फ़ोन के, लैपटॉप की, कि अगर आपकी A1 ग्रेड्स अगर आपकी आई है ना 80+ आई है तो आपको पता है कि इंजीनियरिंग के लिए तो आप सेफ़ है तमाम यूनिवर्सिटीज़ के लिए, NED, दाऊद, फास्ट, KU, NUST, SMU, जहाँ पे भी जाना है सेफ़ है। इस तरह मेडिकल में भी आप सेफ़ है, एडमिशन हो सकते हैं 80+ पर, अच्छा खासा आपके पास चांसेस है। A ग्रेड आया है तो A ग्रेड आने पर 70 to 79 आया है और आपको NED में कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड चाहिए तो आपको टेस्ट में थोड़ा अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, 100 में से 85, 86 स्कोर करना पड़ेगा या 90 तक स्कोर करना पड़ेगा, तो आपका एडमिशन NED में कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड में हो जाएगा। फिर दाऊद यूनिवर्सिटी में भी आप जा सकते हैं। मेडिकल के हैं और इतनी ही परसेंटेज आपकी आई है, A ग्रेड में आई है, तो सेकेंड ईयर में अच्छा स्कोर करें। चूँकि NED में तो फर्स्ट ईयर स्कोर काउंट होता है, लेकिन जो है वो उसके अंदर मेडिकल के अंदर सेकेंड ईयर स्कोर मतलब ओवरऑल काउंट होता है, तो सेकेंड ईयर में काउंट करें अच्छा और MD कैट की तैयारी करें ताकि आप MBBS PDS में एडमिशन ले सकें। अगर आपका B ग्रेड आया 60 से 69 परसेंटेज आपकी आई है तो NED में कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड में आपके पास चांसेस कम है, लेकिन आप दाऊद में SMIU में यहाँ इस परसेंटेज पर कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड आपको मिल सकती है। या NED के अंदर भी बहुत सारी, अगर आपको मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इस तरह की फील्ड्स में जाना है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, सिविल है, आर्किटेक्चर है, तो आप इतनी परसेंटेज बनाकर टेस्ट में अच्छे नंबर लाकर भी आप NED में नॉन कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड्स जो है वो आप इसमें ले सकते हैं। अच्छा, B ग्रेड आए तो मेडिकल वाले क्या करें, तो वो सेकेंड ईयर के बाद अगर MBBS PDS करना चाहते हैं तो सेकेंड ईयर के बाद इंप्रूवमेंट की तरफ चले जाएं फर्स्ट ईयर की, और फिर उसके बाद क्या करें कि लाइक सेकेंड ईयर में भी अच्छे नंबर लाएं, फर्स्ट ईयर में भी लाएं और फिर MBBS PDS कर लें। नहीं सर हमें वेस्ट नहीं करना यार, तो कोई मसला नहीं है, इसी परसेंटेज पर आप टेस्ट में अच्छे नंबर लाकर फार्मडी वगैरह में और DPT वगैरह में एडमिशन ले सकते हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटी आपको ऑफर करती हैं। C ग्रेड आ जाए सर 50 to 59 है सर मेरे, अब मैं क्या करूँ, तो देखिए C ग्रेड वालों का SMIU
एक यूनिवर्सिटी है सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी सदर में कराची में, उसमें कंप्यूटर की फील्ड्स, उसमें आपके चांसेस हैं सी ग्रेड के अंदर भी। टेस्ट बस एंट्री टेस्ट पर फोकस करें, एंट्री टेस्ट क्लियर करें आप उसका। लेकिन बीई जो है ना, वो अगर आप करना चाहते हैं मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में, तो पूरे पाकिस्तान में 60 से परसेंटेज से नीचे पे ऑफर नहीं की जाती, तो आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा फिर अगर आप बीई करना चाहते हैं तो। अगर आप बीएस करना चाहते हैं तो आपको मिल सकती है इस परसेंटेज पर भी फील्ड्स। या प्री मेडिकल के हैं तो फिर आप सेकेंडरी के बाद आप भी इम्प्रूवमेंट पर जाएं, एमडी कैट अच्छे से दें और फिर एमबीबीएस बीडीएस की तरफ चले जाएं। क्योंकि इस परसेंटेज पर तो मैं कहता हूं कि आप बीएस वगैरह डीपीटी में भी अप्लाई नहीं कर सकेंगे सी ग्रेड पर, तो आपके लिए इंप्रूवमेंट मस्ट है अगर आप मेडिकल के हैं। डी ग्रेड आ जाए, 40 to 49 परसेंटेज आ जाए, सेकेंडरी में अच्छा परफॉर्म करें, अच्छा लें, मतलब 50+ 55+ कर ले सेकेंडरी में करके एवरेज। तो एसएमआईयू में स्प्रिंग एडमिशन्स होते हैं जो अभी हो रहे थे नवंबर दिसंबर में होते हैं। स्प्रिंग सेमेस्टर होता है, एक तो फॉल होता है जो जुलाई में हो जाता है, एक स्प्रिंग होता है। स्प्रिंग में आप एसएमआईयू में ले सकते हैं अगर आप सेकेंडरी में अच्छी परसेंटेज बना ले तो, मतलब 55-60 तक भी कर ले तो बहुत होता है ये। लेकिन और प्री मेडिकल वाले इस परसेंटेज पर भी उनको इम्प्रूवमेंट की तरफ जाना पड़ेगा, थर्ड ईयर लगाना पड़ेगा एमबीबीएस पीडीएस के लिए। और मैं समझ, और बीएस डीपीटी वगैरह भी ऑफर नहीं होगी, तो उनके लिए मस्ट होगा कि आप एक दोबारा से आप इंटरमीडिएट की तरफ जाएं और थर्ड ईयर जो आपका होगा वो लगाएं, इम्प्रूव करें, रिपीट करें एक ईयर। और अगर आप फेल हो गए तो फेल होने पर, अगर आप फेल हो गए फर्स्ट ईयर के अंदर, तो सप्लीमेंट्री के पेपर की तैयारी भी करें, सेकेंडरी के पेपर की तैयारी भी करें अच्छे नंबर से कामयाब होने के लिए। तरीका मैंने बता दिया कैसे पढ़ना है। मेरे लेक्चर्स भी देख लें, अगर केमिस्ट्री इंग्लिश में कोई परेशानी आ रही है तो मैंने लेक्चर्स अपलोड किए हैं, वहाँ से भी आपको मदद मिल जाएगी। और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स अगर फेल हो गए तो मेडिकल के स्टूडेंट्स भी यही करें कि सप्ली पास करें, सेकेंड ईयर को पास करें अच्छे नंबर से, उसके बाद फिर वो इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएँ। सप्ली को पास करके नंबर अच्छे नहीं आ रहे थे, इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएँ और फिर वो नेक्स्ट ईयर फिर एमडी कैट के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो ये वो चीज़ें हैं जो कि मैं परसेंटेज वाइज मैंने आपको बता दी कि अगर आपकी ये परसेंटेज है तो या क्या करें। उसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसको आप याद रखें, उसको आप लिख लें कहीं पर कि मुझे क्या करना है, मुझे किस तरह से आगे बढ़ना है। ठीक है, तो मैंने पूरी डिटेल बता दी ताकि हर बच्चे का एक सवाल जो है ना, वो जो माइंड में जो मिसकंसेप्शन है वो क्लियर हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कुछ छोटी सी बात थी जो मुझे यहाँ पर आपसे करनी थी। तो नाउम्मीद मत हो, जिन बच्चों के नंबर कम आए हैं तो बहुत तरीके हैं कामयाब होने के, मैंने आपको बता दिया कैसे पढ़ना है, क्या कोताहियाँ थी उसको ना करें। तो बाकी मेरी दुआएं आप सबके साथ हैं। बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को। इंशाल्लाह अगली बार जो इम्तहान होगा उसमें आप सब अच्छे नंबर से कामयाब होंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होगा नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपने टीचर सर नसीम जुल्फ़िकार को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।